मैं शशांक श्रीवास्तव आज आप सभी को क्लास 9th NCERT का पढ़ाने जा रहा हूँ संख्या पद्धति। इसमें आप लोगों को उसका बेसिक बताया जाएगा, फिर उसके बाद आपसे एक्सरसाइज भी करवाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर भी इसको बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर बोलते हैं इसलिए इसको हम n से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, n से भी प्रदर्शित करते हैं। और तो प्राकृतिक संख्या आप कहते किसे हैं, तो सरल भाषा में हम कह सकते हैं इसको कि गिनती करने वाली जो संख्या होती है वही हमारी कहलाती है प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे कि गिनती करने वाली संख्या क्या, 1 2 3 4, इस प्रकार से संख्या आपकी आगे बढ़ती जाएगी। कहाँ तक जाएगी, आगे भी देख सकते हैं 15 16, फिर और भी जाएगा आपका 200 201, इस प्रकार से ये आगे बढ़ती जाएगी। और ये संख्या आपकी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट आप बोल सकते हो, यानी कि अनंत तक। अर्थात परिभाषा आपको मिला कि गिनती करने वाली संख्या को ही आप क्या कहते हो, प्राकृतिक संख्या कहते हो। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे कि एक से ही हमारा स्टार्ट होता है। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे कुछ व्यक्ति खड़े हैं, आपसे पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी है, आप क्या बताओगे, 1 2 3। गिनना कहाँ से आपने स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पे आप जिससे आप गिनना स्टार्ट करते हो, जो छोटी से छोटी संख्या, वही आपकी कहलाती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब इस पर आपके प्रश्न बनते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो यहाँ से आप देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1, और आपको मालूम है यहाँ पे 1 से छोटा कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी हो गई यहाँ पे 1 हो गई। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो संख्याओं के बाद संख्याएं आती रही, यानी कि सबसे लास्ट में आपको क्या मिला, इनफाइनाइट, यानी कि आपको यहाँ पे अनंत जाके आपको मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सबसे बड़ी संख्या के बारे में कहा जाए तो आप अनंत पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या भी आपको मिल गई और सबसे बड़ी संख्या मिल गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्राकृतिक संख्या आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आएगा आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, आया आपका यहाँ पे पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर भी हम बोलते हैं। तो होल नंबर बोलते हैं इसलिए इसके पहले अक्षर W से प्रदर्शित किया जाता है इसे यहाँ पे। तो होल नंबर किसे कहेंगे, इसमें देखिए अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को क्या किया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो वही संख्या कहलाएगी हमारी पूर्ण संख्या। देखिए, तो आपने कहा कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याएं क्या थी, पहले चलिए ये नोट कर लेते हैं हम। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 15 16, इस प्रकार की आपकी। आपने कहा प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल कर लिया जाए, शून्य। तो चलिए 1 से पहले आएगा ना शून्य आपका, तो आपने क्या किया, यहाँ पे शून्य को शामिल कर लिया। तो यानी कि यही संख्या आपकी क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। यानी कि जब प्राकृतिक संख्या में शून्य आ जाता है तो वह कहलाता है आपका पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे 0 है, तो सबसे छोटी आपकी पूर्ण संख्या हो गई 0, यानी कि 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी क्या है, देखिए यहाँ पे आपका लास्ट में क्या था, अनंत पे आपने दिखाया, यहाँ पे भी क्या मिला, यहाँ पे भी सेम वही मिला है। तो इसलिए जो इसकी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, तो वही चीज़ इसका भी होगा, यानी कि इसकी भी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत होगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हो गया आपका, पूर्ण संख्या हो गया। अब इसके बाद आता है आपका पूर्णांक आता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे पूर्णांक, इंटीजर से भी बोलते हैं इसको, इसलिए इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं, I से। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी कि यदि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है,
पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को समूह को शामिल कर लिया जाए तो बनने वाली संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? आपका पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या क्या थी आपकी? 0, 1, 2, 3, यानी कि ये सारी धनात्मक संख्याएं अनंत तक गई, 0 से स्टार्ट हुआ है। अब आपने क्या कहा? ये पूर्ण संख्या ये था आपका। देखिए आपने क्या कहा कि पूर्ण संख्याओं में किसको शामिल किया जाए? ऋणात्मक संख्याओं को। तो देखिए आप क्या करोगे? यहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लीजिए, कामा -2, कामा -3, कामा -4। इस प्रकार ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट अनंत तक। क्लियर हुआ ये चीज़ आपको? परिभाषा में क्या कहा आपने कि पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो पूर्ण संख्याओं का समूह क्या शामिल किया जाए? ऋणात्मक संख्याओं को। तो देखिए ऋणात्मक संख्याएं आपकी क्या की गई हैं? शामिल कर ली गई हैं और ये बन गया आपका पूर्णांक। फिर जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपने हल किया, यहाँ पे भी हल करेंगे कि सबसे छोटा या सबसे पहला आप यहाँ बताएंगे तो क्या मिल रहा है आपको? देखिए माइनस से शुरू हो रहा है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट, और कहाँ पे खत्म हो रहा है आपका? ये आपको मालूम है कि 0 के राइट साइड में क्या आपका धनात्मक है, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? प्लस में मिल गया। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया और पूर्णांक संख्या हो गया। अब चलिए इसको एक ग्राफ के द्वारा भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों है क्या हमारा। इससे संबंधित जो भी चीज़ें आपको यदि कहीं पे भी समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ग्राफ के माध्यम से इसको देखते हैं। इन तीनों को एक ही ग्राफ पे हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो चलिए एक अक्ष खींचा गया यहाँ पे, ठीक है, और बराबर बराबर दूरियों पे इनको विभाजित किया गया। मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से ये जाएगा इधर। ठीक है, चलिए गया इधर -1, -2, -3, ये भी ऐसे आपको मिला -3। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है? आपने कहा गिनती करने वाली संख्याओं को। तो देखिए गिनती करना आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ भी ये आपका जाएगा ये पूरा आपका होगा प्राकृतिक संख्या। यहाँ से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में क्या किया गया? 0 को शामिल किया गया। तो अगर यहाँ से इस ग्राफ को देखा जाए तो ये पूरा किस में आता है? आपका पूर्ण संख्या में आता है। और इस पूर्ण में भी इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक को शामिल कर लिया जाए, यानी कि ये पूरी संख्या आपकी किस में आएगी? पूर्णांक में आएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस ग्राफ के माध्यम से आप अभ्यास के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि पहले एक्सरसाइज में आपका दिया हुआ है। तो बहुत ही हो जाने वाला ये ग्राफ आपका। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अब आता है हमारा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखते हैं क्या है। परिमेय संख्या की सिंपल सी परिभाषा है आपकी कि वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q का मान 0 ना हो, यानी कि Q डज नॉट इक्वल 0। कंडीशन भी है कि P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है, P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। तो चलिए अब इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है हमारा। ठीक है, तो चलिए अगर देखा जाए 3/4, 5/6, -3/7, तो ये सभी क्या है? हमारे परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या देखिए P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो। देखिए P/Q के रूप में हो। ठीक है, Q डज नॉट इक्वल 0, तो Q आपका क्या 0 के बराबर है? नहीं है। तीसरा क्या है? P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक में आपको मालूम हो माइनस से लेकर प्लस तक की सभी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है? ये 3 आपका, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। इसी प्रकार से ये संख्या भी दी हुई है आपकी और ये संख्या भी आपकी दी हुई है, यानी कि कहीं पे भी Q का मान 0 नहीं है, P/Q के रूप में भी है और P और Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक है। ठीक है, तो ये तो सिंपल था आपका। इसके बाद आपके मन में कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर इसी को लिखा जाए
करड़ी में 4 लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? करड़ी में 4। कि ये क्या होगा हमारे यहाँ पे तो बता दिया गया कि हमारा इस प्रकार है, तो ये क्या होगा? तो अब आप देखिए, आपने क्या कहा कि P/Q के रूप में हो या उसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो इसको अभी तो ये P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जब इसको आप हल करोगे तो आप करड़ी में 4 को क्या लिखते हो? 2 गुणे 2। और आपको मालूम है जब भी आप वर्गमूल निकालते हो तो एक जोड़ा बनाते हो, जो जोड़ा बन जाता है उसको आप क्या करते हो? करड़ी के बाहर कर लेते हो। एक जोड़ा बन रहा है आपका, देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 आपका यहाँ से बाहर हो गया। जब ये आप 2 आपने लिखा और आपको मालूम है कि इसके नीचे कहीं ना कहीं बटे क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए क्या ये आपको P/Q के रूप में मिला? मिल गया ना। देखिए ये P, ये क्या है आपका? Q। P बराबर 2, Q बराबर क्या है? 1। क्या Q का मान 0 है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, P और Q पूर्णांक है तो बिल्कुल पूर्णांक है। तो जब ये 2/1 किसका रूप है? करड़ी में 4 का रूप है। तो जब 2/1 आपका परिमेय संख्या है तो करड़ी में 4 भी आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब इसके आगे कुछ और भी प्रश्न देखते हैं कि वो है या नहीं है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आप हल करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते रहते हैं, माइंड में आते रहते हैं कि सर आपने करड़ी में 4 का बताया, इसका तो निकल गया, लेकिन अगर आप करड़ी में 3 का निकालते हो, किसका? करड़ी में 3 का निकालते हो या करड़ी में 2 का, तो सर ये क्या है? करड़ी में 3 और करड़ी में 2 या इसी प्रकार से और संख्याएं जो हैं 5 हुई, आपकी 10 हुई। ठीक है, ये सब क्या है? क्या ये भी परिमेय संख्याएं? आपने यहाँ देखा करड़ी में 4 परिमेय है, तो क्या करड़ी में 3 भी परिमेय है? तो यहाँ पे मैं कहूँगा नहीं, करड़ी में 3 जो है ये आपकी अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय है। फिर वही कन्फ्यूजन, जब करड़ी में 4 परिमेय है तो करड़ी में ये भी संख्या है। यहाँ पे भी देखिए करड़ी में 4 था, ये परिमेय हमने बताया, इसको मैं कह रहा हूँ अपरिमेय है। इसको भी मैं कहने जा रहा हूँ कि ये भी संख्या क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, इसको भी ऐसे कहने जा रहा हूँ कि अपरिमेय, इसको भी कहने जा रहा हूँ अपरिमेय। आखिर अपरिमेय बताया जा रहा है तो इसका कारण क्या है? ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या जो होती है इसके लिए भी कुछ कारण आपको बताए गए हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि जब आप करड़ी में 3 का मान निकालोगे भाग विधि से, ठीक है, क्या करोगे? जब आप करड़ी में 3 का मान भाग विधि से निकालोगे तो आपको दशमलव में क्या होंगी? संख्याएं मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए आप निकाल के देख लीजिए। एक यहाँ पे अगर ये आपका 3 है तो आप कैसे निकालते हो? 1 करने में 1 1 और यहाँ पे मिला 2 1 1 2 और दशमलव लगाया आपने यहाँ पे तो 2 0 आया और फिर आप ले जाओगे 25 25 25 6 बार ले जाके देखते हैं कि 6 6 12 और 13 नहीं और भी जाएगा यहाँ पे हमारा। इसको चलिए देखते हैं, ये जाएगा लगभग 3 8, चलिए 8 वाले जाके देखते हैं। 8 8 64 के 4 8 दूनी 16 16 4 20 2 22 ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे हमारा। कितनी बार? 7 बार। 7 से 49 के 9 हासिल आया 4 7 दूनी 14 और 14 हासिल आया 4 7 दूनी 7 से 49 हासिल आया 4 7 दूनी 14 14 4 18 कितना मिला यहाँ पे आपको? 7 बार गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप भाग विधि से दोगे तो ये संख्याएं खत्म नहीं होंगी, संख्याएं आपकी जितनी भी आप भाग विधि से लेके जाते रहोगे आता रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए इसको किसमें किया गया है? अपरिमेय संख्या में। करड़ी में 2 का भी आप निकालोगे, ठीक है, तो करड़ी में 2 का मान भी जो आपको मिलेगा इसी प्रकार से ये भी क्या होंगी? आती जाएंगी। और चलिए ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका दशमलव का प्रसार हो रहा है, यानी दशमलव के बाद जो संख्याएं बढ़ रही हैं वो किस में बढ़ रही हैं? ये आपका है अशांत दशमलव में। किस में है? अशांत दशमलव में। तो यानी अगर दशमलव का प्रसार अशांत में है तो यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे क्या मिला है आपको? अपरिमेय संख्या में। तो अब फिर आप पूछेंगे कि सर क्या सभी अशांत दशमलव
अपरिमेय संख्या होती है तो यहाँ पे भी आपका कारण आएगा नहीं, क्योंकि अशांत दशमलव भी जो होता है आपका ये दो कैटेगरी में होती है। किन कैटेगरी में होती है? एक तो आपका होता है अनवसानी आवर्ती, और दूसरा होता है आपका अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। यहाँ पे भी आपका अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ध्यान दीजिएगा, ये आवर्ती है, ये अनावर्ती है। इन दोनों में अंतर क्या है? ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जब आप देखोगे अनवसानी आवर्ती में तो दशमलव का जो प्रसार आपको मिलेगा, दशमलव का प्रसार मिलेगा, वो कुछ संख्याएं बार बार रिपीट होती रहेंगी, यानी कि उनके आने का एक क्रम होगा। जैसे कि अगर 1/3 आप लेते हो, भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0.3 3 3 इस प्रकार से संख्याएं मिलेंगे। तो क्या देखा आपने कि 3 संख्याएं, ये जो 3 आ रहा है इसके ऊपर आप बार भी लगा सकते हो, यानी कि ये 3 बार बार आपका आता रहेगा जितना भी आप भाग दोगे। तो इस प्रकार की संख्याएं, तो देखिए 1/3 क्या है आपका? परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q है, q का मान 0 नहीं, p और q दोनों क्या है? पूर्णांक, इसलिए इसका मान भी जो आएगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या आपका होगा। ठीक है। लेकिन अनवसानी अनावर्ती जो आपका है, यहाँ पे क्या होता है कि इनके आने का कोई भी क्रम नहीं होता है। यहाँ से आप भाग्य से भी थोड़ा ये बड़ा हो रहा है प्रश्न आपका, लेकिन जब आप भाग्य से आप निकालेंगे तो आप देखेंगे इनके बाद ये जो संख्याएं आएंगी इनका कोई भी क्रम नहीं होगा। तो यानी कि ये अनवसानी अनावर्ती ये जो है, ये आपकी जो संख्याएं आपको मिलेंगी, ये आपकी संख्याएं होंगी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा आपका। क्योंकि परिमेय संख्या में वैसे तो नियम से पहले इतना ही है, लेकिन जब भी आप ये चीज़ आप पढ़ते हो तो ये जानकारी होना आपको बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 का, 2 का, 5 का, 10 का जो भी आप मान निकालेंगे, इन सभी का आपका क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्याएं। क्योंकि जैसे ही आप दशमलव के बाद आप निकालोगे संख्या, इनके आने का क्रम आपको नहीं मालूम होगा कि किस संख्या के बाद कौन सी संख्या में प्राप्त होने वाली है। तो चलिए, ये इतना अगर आपका क्लियर हुआ होगा। हाँ, दूसरी एक चीज़ और भी आता है आपका कि शांत दशमलव। ठीक है, तो शांत दशमलव के बारे में भी आपको एक्सरसाइज 1.3 में बताया जाएगा, और इन सभी प्रश्नों को कि अपरिमेय ये क्यों है और ये परिमेय क्यों है, ये आपको अभ्यास 1.3 में डिटेल में हल करके सिद्ध करके दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज को हल करते हैं, क्योंकि इस अभ्यास संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी गई है। तो जो भी बातें स्पष्ट ना रही हो या समझ में ना आया हो आपको, वो आप जरूर पूछिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हल करवाया जा रहा है आपको। चलिए, पहली संख्या, पहला क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 1.1 का कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो 0 पूछा गया है, क्या परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या करना है आपको? इसको p/q के रूप में लिखना है। तो क्या आप इसको लिख सकते हो? तो बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, कैसे? आप देखिए, इसको क्या लिख सकते हो आप? 0/1। अब आप खुद बताओ यहाँ पे, क्या 0/1 आप कर सकते हो? किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है आपका। तो अब देखिए, परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? p/q के रूप में होना चाहिए। देखिए, क्या ये p/q के रूप में है? देखिए, p के रूप बटे p है, बटे q के रूप में है। दूसरा कंडीशन कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो q का मान क्या 0 है? नहीं है, यानी कि ये संख्या आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि p और q दोनों क्या हैं? पूर्णांक भी हैं। ठीक है, देखिए p 0 हो इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसने क्या कहा? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, q से आपको मतलब है यहाँ पे कि q 0 नहीं है, p 0 हो या ना हो इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। यानी आपका निष्कर्ष निकला कि 0 एक परिमेय संख्या, तो बिल्कुल क्या एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे आपने कन्वर्ट करके दिखा दिया कैसे है। चलिए, इसी में कहा क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब पूछा गया है कि जहाँ p और q पूर्णांक है, तो देखिए p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है, और q 0 के बराबर ना हो। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ ना, q 0 के
इसके कहने का मतलब ये, क्योंकि जब आप बराबर दिखाते हो ऐसे लिखा होता है बराबर नहीं है, यानी कि ये क्रॉस किया हुआ है आपका, क्यू डज नॉट इक्वल 0। तो पहले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न अब हम देखते हैं कि कहा गया है कि 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 6। तो देखिए इसके लिए सबसे सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ मैं कि जब भी जितनी परिमेय संख्याएं कही जाएं, ठीक है, जितनी भी परिमेय संख्याएं कही जाएं, आप क्या करो उसमें एक जोड़ के अंश और हर में आप गुणा कर दो। क्या करोगे? अंश और हर में गुणा कर दोगे। जैसे देखिए कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 4 है। आपको क्या करना है? आपने कहा कि जितनी पूछी जाए उससे एक अधिक में आप क्या कर दो? गुणा कर दो। देखिए पहले थोड़े छोटे तरीके में बता रहा हूँ, फिर आप पूरा हल करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए 6 संख्याएं हैं, यानी आप क्या कर दो? ऊपर कहा एक अधिक यानी 6 है, यानी 7 से अंश में भी आपने गुणा कर दिया। नीचे पहले कहीं ना कहीं क्या होता? एक बताई गई आपको बात, आप चलिए 7 कर दिया आपने यहाँ पे भी गुणा 7 बटे 7। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 3 सते 21, ठीक है, 21 बटे 7। और यहाँ पे आपको क्या मिला? 28 बटे 7। ये संख्या क्लियर हो रही होगी आपको। अब क्या कहा गया? इसके बीच में यानी इसको नहीं जोड़ना है आपको, ना तो इसको ना इसके बीच में, ठीक है, यानी इसके बाद, यही तो हुआ ना इसका मतलब। तो देखिए इसके बीच में क्या संख्या है यार? 21 के बाद क्या आता है आपका? 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 1 2 3 4 5, वही हो गया 27 बटे 7। कितनी संख्याएं ज्ञात करनी थी आपको? 6। अब देखिए क्या इसके बीच में 6 संख्याएं आपको मिल गई हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या आपको मिल गई। 6 संख्या कहा भी गया था आपका जी। तो जब भी आपको ऐसे यहाँ पूछा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे ही आपसे कह दिया जाए कि इसके बीच में कितनी संख्या ज्ञात कीजिए? 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था दूसरा। चलिए इसी पे आप कर लेते हैं, या आपका एक प्रश्न और दिया वो भी आप देख लेते हैं। इसी तरीके से आपका दिया हुआ क्वेश्चन और भी कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच, ठीक है, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब इसके बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आपको क्या बताएगा कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उसमें एक जोड़ दीजिए, फिर अंश और हर में क्या करिए? आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, चूंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए अंश और हर में, इसलिए अंश और हर में क्या करेंगे आप? 5 + 1 बराबर 6 से गुणा करने पर। ठीक है, इसी इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने थोड़ा शॉर्ट में किया था, इसको चलिए डिटेल में थोड़ा करते हैं। क्या करेंगे? 6 से गुणा करने पे अंश और हर में चलिए गुणा कर देते हैं। देखिए 3 बटे 5 कितने से गुणा करना है? अंश और हर में 6 से, तो 6 ये मिला आपको। और दूसरी साइड में क्या है आपका? 4 बटे 5 गुणा कितने से करेंगे? 6 बटे 6। इसका हल क्या मिलेगा आपको? 3 छक 18 और यहाँ पे क्या मिला? 6 पंचे 30। इसको हल करेंगे आप क्या मिलेगा? 6 चौक 24 और 5 छक 30, यानी 24 बटे 30। आपको क्या ज्ञात करना है? इनके और इनके बीच की परिमेय संख्याएं। ठीक है, देखिए इनके बीच में क्या आएगा? इसको नहीं कह रहा काउंट करने के लिए, इसके बीच वाले को कह रहा है। ठीक है, तो 18 है यहाँ पे आपका, तो 18 के बाद क्या आता है आपका? 19 बटे आपका कितना है? 30, फिर 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30,
23/30, 24 तो आपका यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। 5 परिमेय संख्या याद करनी थी तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। सिंपल सा तरीका, किसी भी जो भी संख्याएं दी हो, भिन्न में दी हो या ऐसी दी हो, जब भी आपको कहा जाए कि बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करिए, आपको क्या करना होगा, उसमें जितनी संख्याएं पूछी जाएंगी उसमें एक जोड़ के आप अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर जो भी बीच की संख्या मिलेंगी तुरंत आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए अब इसके बाद देखिए, जो आपको ग्राफ बनवाया गया था उसका यूज है यहाँ पे, और ये विकल्प वाले सारे क्वेश्चन आप कारण के सहित बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोबारा चलिए यहाँ पे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि इस प्रकार से आपको चार्ट बनवाया गया था और यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं थी आपकी, ठीक है। कहा गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, यहाँ से लेकर ये है, ठीक है। तो कह रहा क्या ये पूर्ण संख्या है, तो देखिए बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या यहाँ तक इसका क्षेत्र है। अगर इसका क्षेत्र यहाँ तक है तो इसका कहाँ तक है, यहाँ तक है, यानी इस पूर्ण संख्या में सारे ये निहित हैं। तो वही ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में आ रही है ना, क्योंकि आप पूर्ण संख्या लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0 1 2 3। तो वही ये कह रहा है, क्या ये सभी इसमें मौजूद है, तो बिल्कुल मौजूद है, यानी पहला विकल्प आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। कारण भी आप लिखेंगे। फिर है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, देखिए ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक ये क्या है, पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या का कितना है, पूर्ण संख्या यानी तो इतना आपका है, और ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। तो क्या ये भी पूर्ण संख्या है, नहीं है ना आपका, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, यानी कोई भी ऋणात्मक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं है, ठीक है। अतः यह कथन में दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हो, क्योंकि सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में नहीं होती हैं, अतः यह कथन असत्य है आपका, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरे कथन पे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो यह कथन भी आपका असत्य है, गलत है। क्यों है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल के साथ आप दिखा सकते हो तीसरा वाला कथन कि क्यों असत्य है। तो चलिए ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए परिमेय संख्या का एक उदाहरण ले लेते हैं आप चलिए 2/3 5/7 कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप बताइए अगर आप इसको हल करोगे तो क्या ये पूर्ण संख्या मिलेगी, नहीं मिलेगी ना आपको, ठीक है। अतः आप कोई भी इस प्रकार से आप कोई भी आप परिमेय संख्या लेके देखना, तो वह क्या सॉरी प्रश्न क्या था आपका, हाँ, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक को आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि ऐसी भी संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो आज का आपका ये अभ्यास 1.1 समाप्त हो रहा है। जो भी बातें मेरी समझ में ना आए हो या कोई क्वेश्चन आपके समझ में रह गया हो, बाकी रह गया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।